हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए विवेक निगम और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल। सीए फाइनल का जो आपका एसएफएम सब्जेक्ट है उसमें जो आपका प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें एक चैप्टर है फॉरेक्स हमारा, और उसी का एक कंसेप्ट है अर्ली डिलीवरी। ठीक है, अर्ली डिलीवरी, लेट डिलीवरी, ये सारे साथ में ही चलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अर्ली डिलीवरी। तो देखिए, अर्ली डिलीवरी का मतलब होता है, आपको जैसा कि नाम से ही पता है, किसी चीज़ की डिलीवरी जल्दी देना, किसी चीज़ की डिलीवरी जल्दी देना। अब मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक एक्सपोर्टर है, उसने यहाँ से, यानी इंडिया का एक्सपोर्टर है, और उसने इंडिया से सपोज करिए यूएस कोई गुड्स भेजे, ठीक है, और उसे मिलने हैं डॉलर्स। ठीक है, उसने गुड्स भेजे और उसे मिलने हैं डॉलर्स, लेकिन ये डॉलर्स आज नहीं मिलने, मान लीजिए आज से 3 महीने बाद मिलने हैं। आपको केस समझ में आ गया होगा। एक पर्सन है जिसने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं यूएस में, उसको आज से 3 महीने बाद डॉलर्स मिलेंगे। अब जब डॉलर्स मिलेंगे, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना हो, तो यदि कोई बैंक के साथ उस एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रखा है, तो फिर नॉर्मल चीज होगी। नॉर्मल चीज क्या होगी कि जिस दिन वो डॉलर्स मिलेंगे उसे, उस दिन वो उसे लेगा, एक पोटली में बांधेगा और जाएगा बैंक के पास। बैंक को वो डॉलर देगा और बैंक उस डॉलर के बदले में जितने रुपए बनते होंगे वो उस एक्सपोर्टर को दे देगा। ये तो थी सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि करेंसी जो है, जैसे डॉलर में उसे मिलना है, तो करेंसी के रेट्स में फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ठीक है, तो एक्सपोर्टर को डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे आज $1 के बदले में सपोज करिए 70 रुपए मिल रहे हैं, और 3 महीने बाद जब डॉलर आए तो उन रुपीस के बदले में, $1 के बदले में क्या पता 60 ही मिले, 55 ही मिले, क्या पता रेट क्या हो। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक्सपोर्टर जाता है बैंक के पास और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, कि 3 महीने बाद जब मुझे डॉलर मिलेंगे, मुझे यानी एक्सपोर्टर सोचता है कि 3 महीने बाद जब मुझे डॉलर मिलेंगे, तब मैं बैंक जी, मैं आपको ये डॉलर दे दूंगा, और आप आज ही बता दो, आप आज ही बता दो कि जब 3 महीने बाद मैं आपको डॉलर दूंगा तब आप मुझे कितने रुपए दोगे। बैंक कुछ भी कोट कर सकता है, और यदि कॉन्ट्रैक्टर यानी एक्सपोर्टर को ठीक लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन सपोज करिए कि आज रेट चल रहा है 70 और बैंक कहता है कि 3 महीने बाद मैं 69 दूंगा, 69 रुपीस पर डॉलर दूंगा आपको। तो नॉर्मल दृष्टि से सोचें तो $1 का घाटा है, किसको, एक्सपोर्टर को। लेकिन हो सकता है कि एक्सपोर्टर सोच रहा हो कि फ्यूचर में तो डॉलर का रेट 5 से 10 रुपए तक गिरने वाला है, यानी हो सकता है एक्सपोर्टर सोच रहा हो कि $1 के बदले में फ्यूचर में सिर्फ 60 ही रुपए मिले, तो बैंक तो कम से कम 69 कह रहा है, तो ठीक ही है, तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, अब क्या होता है कि 3 महीने बाद डॉलर उसे मिलने थे, लेकिन बाई चांस मान लीजिए किसी वजह से वो डॉलर उसे 1 ही महीने बाद मिल गए, 2 महीने बाद मिल गए, कितने भी टाइम बाद मिल गए, लेकिन जिस डेट को मिलना तय था एक्सपोर्टर को जिस डेट को मिलना थे, उस डेट से कुछ पहले ही मिल गए।
ठीक है। मान लीजिए एक्सपोर्टर ने जॉन को माल बेचा था $1 लाख का, और जॉन ने कहा था कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने बाद आएंगे। लेकिन जॉन के पास पैसे जल्दी आ गए, यानी डॉलर जल्दी आ गए, तो उसने कहा एक्सपोर्टर से कि भाई अपना पेमेंट ले जाओ। तो जल्दी एक्सपोर्टर ले आया, लेकिन एक्सपोर्टर ने बैंक के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि बैंक को वो एक्सपोर्टर 3 महीने बाद ही पेमेंट देगा, 3 महीने बाद डॉलर देगा। तो बैंक की दृष्टि से सोचें तो बैंक को डॉलर मिलने थे, तो एक्सपोर्टर ड्यू डेट से पहले डॉलर दे रहा है। ठीक है। एक्सपोर्टर की दृष्टि से सोचें तो एक्सपोर्टर भी ये बात मानता है कि ठीक है, मुझे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 महीने बाद बैंक को देने थे, लेकिन चूंकि मुझे जल्दी डॉलर मिल गए इसलिए मैं थोड़ा बैंक को जल्दी दे रहा हूं। अब ये बैंक क्या काम करे, ये डॉलर ले ले और जो भी रुपए बनते हो मुझे दे दे। ठीक है। और यदि मेरी इस गुस्ताखी के कारण, मेरे इस मिसकंडक्ट के कारण यदि ऐसा कुछ है कि मैं जल्दी लेके डॉलर आ गया, इसके कारण यदि बैंक को कोई नुकसान हुआ हो, तो एक्सपोर्टर कहता है मैं वो भी बैंक को भरने के लिए तैयार हूं। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं अर्ली डिलीवरी। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन एग्जीक्यूट होना था उस टाइम से पहले ही हो गया। ठीक है। तो मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, तब हो सकता है वो आपको ज़्यादा अपील करेगा या समझ में जल्दी आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आयत, तो मान लीजिए हमारा ये है एक्सपोर्टर। ठीक है। ई फॉर एक्सपोर्टर। ठीक है। इसने कोई गुड्स बेचे थे जॉन को, जे फॉर जॉन। ठीक है। एक्सपोर्टर है ये, एक्स लिख दिया मैंने। ये है हमारा इंडिया का। ठीक है। इंडिया का है। एक्सपोर्टर ने क्या बेचे थे, गुड्स बेचे थे जॉन को, और जॉन को इसे देना थे $1 लाख। ठीक है। अब मान लीजिए कि $1 लाख जो थे वो जनवरी फरवरी मार्च, मान लीजिए 30 मार्च को देने थे, ये ड्यू था। ठीक है। एक्सपोर्ट गुड्स मान लीजिए भेजे थे 1 जनवरी, 1 जनवरी को भेजे थे और 30 मार्च को, ठीक है, 30 मार्च को $1 लाख एक्सपोर्टर को मिलने थे। तो बहुत अच्छी बात है। अब एक्सपोर्टर ने क्या किया, बैंक, ये मान लीजिए बैंक है, ठीक है, ये है बैंक, एक्सपोर्टर की कंट्री में ही है। अब एक्सपोर्टर ने कहा बैंक जाकर कि बैंक जी ऐसा है कि 3 महीने बाद मैं आऊंगा और $1 लाख आपको दे दूंगा। $1 लाख किसको दे दूंगा, आपको दे दूंगा, और आप बताओ मुझे कितने रुपए दे देंगे। बैंक कहता है सपोज करिए कि मैं आपको दे दूंगा 70 रुपीज। ठीक है। सपोज करिए बैंक कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि मैं आपको दे दूंगा 70 रुपीज। ओके, ये कहता है ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें होना कब थी, 30 मार्च को। ये सारा कॉन्ट्रैक्ट किस दिन के लिए था, 30 मार्च के लिए। अब होता क्या है, एक्सपोर्टर को मिल जाते हैं ये रुपए, मान लीजिए 1 जनवरी है ना, मान लेते हैं 1 फरवरी को मिल जाते हैं, 1 फरवरी को ही मिल जाते हैं। तो एक्सपोर्टर बैंक के पास आता है 1 फरवरी को और कहता है कि बैंक जी ऐसा है कि जो मुझे डॉलर जॉन से बाद में मिलने थे ना, 30 मार्च को मिलने थे, वो तो मुझे मिल गए हैं, 1 फरवरी को ही मिल गए हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप मुझे ये डॉलर लेके रुपीस दे दीजिए। बैंक कहता है ठीक है, दे तो सकता हूं,
लेकिन इसके लिए आपकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या पता कि तुम मेरे पास से $1 लाख लेके आए हो, तो तुम्हारा रियल मोटिव क्या है। क्या पता तुम्हें जॉन से मिले हैं कि कैसे मिले हैं, वो सब मैं नहीं जानता। लेकिन मैं तो यही सोचे बैठा था ना कि तुम 30 मार्च को आओगे। बैंक कहता है एक्सपोर्टर से, मैं तो यही सोच रहा था कि तुम 30 मार्च को आओगे, लेकिन तुम तो जल्दी आ गए। तो क्या पता कि तुम क्या करने, क्या तुम्हारा मोटिव है, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे तो मेरी एक्सपेक्टेशन को धक्का इसलिए लगा क्योंकि बैंक कहता है मेरे को भी जरूरत थी 30 मार्च को। बैंक कहता है मेरे को भी जरूरत थी 30 मार्च को $1 लाख की, इसलिए मैंने तुमसे ये कांटेक्ट किया था $1 लाख लेने का। लेकिन तुम तो जल्दी आ गए, इसलिए जो है मैं तुमसे कुछ चार्ज लूंगा। एक्सपोर्टर कहता है आपकी वजह से क्या नुकसान हुआ ये बताइए, और आप मेरे को शक से देख रहे हो, तो मेरा भी क्या फायदा हुआ, मुझे तो पैसे मिल गए, इसलिए मैं ले आया। बैंक कहता है कि नहीं, अब देखो $1 लाख तुम लेके आए हो। बैंक कहता है $1 लाख तुम लेके आए हो और उसके बदले में मैं ₹70 के हिसाब से तुम्हें पेमेंट दूंगा। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी मैं तुम्हें कितने रुपीस दूंगा, ये देखिए 70 लाख मैं दे दूंगा। 70 लाख बैंक कहता है मैं तुम्हें दे दूंगा 1 फरवरी को, क्योंकि तुम 1 फरवरी को आए हो। 1 फरवरी को तुम आए हो, मैं तुम्हें 70 लाख दे दूंगा। और वरना तो तुम क्या कहते हैं 30 मार्च को आ रहे थे। तो तुम इस जानते हो, बैंक आरोप लगाता है एक्सपोर्टर के ऊपर कि तुम 70 लाख जो लोगे ना, इस 70 लाख को बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे, तो तुम्हें जो है 2 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें आना था 30 मार्च को, तुम आ गए हो 1 फरवरी को, यानी फरवरी और मार्च 2 महीने तुम पहले आ गए हो। तो 70 लाख पर तुम्हें इंटरेस्ट पहले मिल जाएगा, तुम्हें इंटरेस्ट 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि तुम फरवरी को ही मुझसे 70 लाख ले जाओगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहूं कि मैं तुम्हें आज 70 लाख दे दूंगा, मैं तुम्हें आज 70 लाख दे दूंगा, तो ये 70 लाख तुम न ले जाते, ये 70 लाख तुम न ले जाते, तो मेरे पास तो ये 70 लाख रहते, तो मेरे पास तो ये 70 लाख रहते, तो इससे मैं इंटरेस्ट कमाता 2 महीने तक। तो अब ये 70 लाख तुम्हें दे दूंगा, तो मैं इंटरेस्ट नहीं कमाऊंगा। कहने का मतलब बैंक समझाता है कि मेरे पास से तुम्हारे कारण कुछ रुपए का आउटफ्लो एक्स्ट्रा हो रहा है, मेरे पास से तुम्हारे कारण कुछ रुपए का आउटफ्लो एक्स्ट्रा हो रहा है। 70 लाख मेरे जेब से जा रहे हैं, बैंक कह रहा है। इसलिए यदि मान लीजिए कि रेट 12% है पर एनम, तो मुझे तुम 70 लाख का 12% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट दे दो। अब एक्सपोर्टर पड़ जाता है चक्कर में, कहता है ये तो बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट आ जाएगा। और बैंक क्यों मांग रहा है? बैंक ये कह रहा है कि मेरी जेब से तो 70 लाख 2 महीने पहले चले गए। अब एक्सपोर्टर भी सोच रहा है, कह रहा है भाई साहब ये बताइए कि ठीक है, मान लिया आपकी जेब से 70 लाख आज चले गए, लेकिन एक्सपोर्टर कहता है कि ये क्यों भूल जाते हैं आप कि मैंने ये $1 लाख भी तो आपको दिए हैं। बैंक कहता है हाँ जी दिए हैं। एक्सपोर्टर कहता है इसको जाके तुम बाजार में अभी बेच दो, ठीक है, इसको जाके तुम बाजार में अभी बेच दो, अभी बेच दो और देखो कितने पैसे आते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी जेब से 70 लाख गए थोड़ी ना कहलाए, वो तो नेट कहलाएगा। यदि सपोज करो, एक्सपोर्टर क्या कहना चाह रहा है बैंक से? एक्सपोर्टर कह रहा है कि $1 लाख मैंने आपको दिए और इसको आप बाजार जाकर अब भी बेच दीजिए, अब भी बिल्कुल बेच दीजिए। और मान लीजिए
कि रेट चल रहा है, मान लेता हूं एक्सट्रीम केस में 60, ठीक है, तो 60 लाख रुपए तो बैंक को अभी हाथ की हाथ मिल जाएंगे, यानी कि बैंक की जेब से नेट 10 लाख रुपए ही तो गए। एक्सपोर्टर कहता है, एक्सपोर्टर कहता है बैंक जी आपकी जेब से 10 लाख ही तो गए, क्योंकि 60 लाख रुपए तो बैंक के पास आ गए। ये बात सही है कि बैंक ने मुझे दिए 70 लाख, लेकिन 70 लाख की बजाय 10 लाख को छोड़ दूं तो 60 लाख तो बैंक को फिर भी आ गए, तो बैंक की जेब से एक्स्ट्रा 10 लाख गए, ठीक है। तो एक्सपोर्टर कहता है कि ये जो आप 70 लाख रुपए लिखे हो ये गलत है, आपकी जेब से आज सिर्फ 10 लाख रुपीस गए हैं। इस 10 लाख रुपीस का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मैं जल्दी मांगने आ गया पैसे आपसे, और यदि मैं अभी नहीं आता तो इस 10 लाख पर आप 12% के हिसाब से 2 महीने तक का इंटरेस्ट और कमाते, क्योंकि ये पैसा आपके पास रहता। ये 10 लाख रुपीस जो बैंक की जेब से 1 फरवरी को ही चला गया, ये 10 लाख रुपीस बैंक के पास अभी 2 महीने यानी 30 मार्च तक और रहता। तो एक्सपोर्टर की वजह से ये 10 लाख रुपीस 2 महीने और बैंक के पास नहीं रह पाया, तो इसके कारण जो नुकसान हुआ बैंक को वो कैलकुलेट वो कर लेगा, और इस ये जो अमाउंट जो भी आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये कहलाएगा बैंक का इंटरेस्ट लॉस, ठीक है, इंटरेस्ट लॉस। तो आप समझ गए कि जो एक टेक्निकल वर्ड चलता है इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, वो यही है। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स का मतलब यदि हम सरल शब्दों में समझें कि बैंक ने वो डॉलर आज बेच दिए, बैंक ने जो डॉलर आज बेच दिए तो बैंक के पास आए 60 लाख, और बैंक ने दे दिए किसको, एक्सपोर्टर को 70 लाख, तो बैंक के पास से 10 लाख एक्स्ट्रा चला गया आज। यदि ये एक्सपोर्टर ना ले जाता तो ये बैंक के पास रहता और 2 महीने तक और रहता, तो एक प्रकार की ये अपॉर्चुनिटी लॉस है। वो लॉस कौन भुगतेगा, वो लॉस हमारा एक्सपोर्टर भुगतेगा, और वो लॉस का अमाउंट आएगा 10 लाख इंटू 12% इंटू 2/12 जो भी आ जाए, ये आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड हुआ, ठीक है। अब एक चीज और आती है, वो हमें वो निकालने को कहता है स्वैप लॉस, ठीक है। तो स्वैप लॉस को भी चलिए हम समझते हैं। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्या स्वैप लॉस। देखिए स्वैप लॉस वगैरह कुछ नहीं है, स्वैप लॉस सिंपल सी एक चीज है जो आपको ये बताती है कि जिस पोजीशन में आप थे उस पोजीशन में आप यदि फिर से आना चाहते हो तो उसके कारण आपको जो लॉस हुआ है वो ही स्वैप लॉस है। मेरी अभी बातें आपको हो सकता है समझ में ना आई हूँ, मेरी अभी बातें हो सकता है आपको समझ में ना आई हूँ। मैं अपनी बात को डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। ये देखिए अब हुआ क्या था, ये देखिए हुआ क्या था कि 1 लाख डॉलर एक्सपोर्टर ने दे दिए थे बैंक को, जो कि उसे देने थे 30 मार्च को। अब बैंक के पास 1 लाख डॉलर आ गए, तो अब बैंक इस 1 लाख डॉलर का क्या करे। तो बैंक को तो जरूरत अभी थी नहीं, बैंक को तो जरूरत मान लेते हैं हम 30 मार्च को ही थी। तो बैंक देखिए बैंक के पास आज यानी 1 फरवरी से पहले की पोजीशन यदि हम निकालें, यानी कि 1 फरवरी मान लीजिए
कि जनवरी लास्ट में, यानी एक्सपोर्टर जिस दिन आया 1 फरवरी से एक मूवमेंट पहले, आप मान लीजिए एक्सपोर्टर के आने से पहले बैंक के पास डॉलर तो कुछ थे नहीं, बैंक के पास तो डॉलर तो कुछ थे नहीं, ठीक है। इसने बैंक को डॉलर दिए, ठीक है। और बैंक को रियलिटी में बैंक को डॉलर तो मिलने थे 30 मार्च को, यानी मेन चीज ये थी कि बैंक के पास डॉलर आने चाहिए थे 30 मार्च को। तो बैंक एक्सपोर्टर से कहता है अभी भी मैं यही मानूंगा कि 30 मार्च को डॉलर आते, तब मुझे क्या फायदा नुकसान होता। मेरी बात को आप समझिए, इस 1 लाख डॉलर को बैंक ने ले जरूर लिया है, लेकिन बैंक एक्सपोर्टर से कह रहा है कि एक्सपोर्टर जी आपने ये 1 लाख डॉलर बेशक मुझे दे दिए हैं आज, लेकिन मुझे जरूरत थी, बैंक कह रहा है मुझे जरूरत थी 30 मार्च को। तो 30 मार्च को यदि ये आते पहले ही जैसे, तब क्या होता, क्योंकि ये आज जल्दी आ गए हैं और 30 मार्च को आते तब पोजीशन कुछ और होती, तो मुझे तो 30 मार्च को ही चाहिए थे। तो आज मैं इन डॉलर को बेच देता हूं, आज मैं, बैंक कह रहा है, इन डॉलर को बेच देता हूं और 30 मार्च को फिर से खरीद लेता हूं, और यदि मुझे कुछ इस चीज में लॉस लगता है तो उसको आप पे कर दीजिए, वही स्वैप लॉस है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बैंक कह रहा है कि एक्सपोर्टर जी आप जल्दी आ गए, लेकिन मुझे तो ये 1 लाख डॉलर चाहिए थे 3 महीने बाद, यानी मतलब 30 मार्च को चाहिए थे, तो मैं इस 1 लाख डॉलर को आज बेच देता हूं स्पॉट रेट पे और खरीद लेता हूं नॉर्मली 30 मार्च की डेट पे, और इस प्रक्रिया में जो मुझे यदि लॉस हो वो आप दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो बैंक कह रहा है जरूरत 1 लाख डॉलर की, कब थी, 30 मार्च को थी। तो बैंक क्या कर रहा है, इस 1 लाख डॉलर को किसी अन्य बैंक को, ठीक है, मान लेते हैं इस बैंक का नाम इंटरबैंक है, इंटरबैंक 01, इंटरबैंक 01 को ये बैंक दे रहा है 1 लाख डॉलर, ठीक है। और इस समय बैंक को मान लीजिए मिल रहे हैं हर 1 डॉलर के बदले में 65 रुपीज, तो यानी बैंक को मिल रहे हैं 65 रुपीज। 65 रुपीज मिले बैंक को, क्यों मिले, क्योंकि इसने जो 1 लाख डॉलर दिया था बैंक ने उसको बेच दिया स्पॉट रेट पे, और इस इंटरबैंक ने स्पॉट रेट पे बाय कर लिया, और मान लीजिए बाइंग रेट चल रहा था $1 बराबर ₹65, ठीक है। तो इस बैंक को मिले 65 लाख रुपीस, लेकिन इस बैंक को तो चाहिए थे ये डॉलर 30 मार्च को। तो बैंक कहता है पुरानी जैसी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ये मैं 30 मार्च को खरीद लेता हूं 1 लाख डॉलर फिर से। अब मुझे बताओ इंटरबैंक जी, आप मुझे बताइए कि फ्यूचर में कितना चार्ज करोगे मुझसे। तो इंटरबैंक कहता है आपसे ज़्यादा नहीं, हम 68 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे, यानी आप हमें 68 लाख रुपीज़ दे देना। अब देखिए बैंक को आज मिले 65 लाख रुपीज़ और बैंक की जेब से गए 68 लाख रुपीज़, यानी बैंक को 68 माइनस 65 बराबर 3 लाख रुपए का घाटा हुआ। आपने देखा, स्पॉट पे सेल कर दिया बैंक ने और पुरानी पोजीशन मेंटेन करने के लिए फिर से उसको बाय कर लिया। यही पोजीशन, इसी चीज को बोलते हैं स्वैप। यदि इसमें लॉस हुआ है तो इसको कहते हैं स्वैप लॉस। तो देखिए 68 बैंक की जेब से गए, हमारा बैंक ये है, इस बैंक की जेब से 68 गए और 65 आए, यानी 3 लाख का लॉस हुआ। तो बैंक एक्सपोर्टर से कहेगा कि एक्सपोर्टर जी ये 3 लाख का लॉस आप हमें दे दो, प्लस वो इंटरेस्ट दे दो जो कि आपने पहले निकाला था ना 10 लाख का 12% 2 महीने के हिसाब से। जितना भी ये आ रहा है ये है लॉस ड्यू टू
अर्ली डिलीवरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सिंपली लॉस ड्यू टू अर्ली डिलीवरी। तो कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था, इसमें चीज मैंने आपको जो बेसिक चीज थी वो आपको समझाने की कोशिश की। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन ले लेते हैं और उसकी हेल्प से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये वैसे मेरे पास जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये सारा प्रैक्टिस मैनुअल जब खत्म हो जाता है तब लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अदरवाइज आपके प्रैक्टिस मैनुअल में ये बीच में भी हो सकता है, तो जहां कहीं भी हो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही है। ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन यही है। आप क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 मिस्टर एक्स एन एक्सपोर्टर। अब ये जो बंदा है ये एक्सपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर है यानी क्या किया होगा इसने, यदि ये एक्सपोर्टर है तो इसने गुड्स बेचे होंगे और इसको कुछ करेंसी डॉलर वॉलर में मिलनी होगी, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 एक्सपोर्टर इंटर्स इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट विद BNB बैंक टू सेल $1,00,000 ऑन 31/12/2015। यानी ये देखिए, यदि ये एक्सपोर्टर है और एक्सपोर्टर ने गुड्स सेल किए थे, G फॉर गुड्स, और इसको मिलने थे $1,00,000, ठीक है। ये एक्सपोर्टर कह रहा है कि बैंक जी ये $1,00,000 मैं आपको दे दूंगा, और किस तारीख को दे दूंगा, 31/12/2015 की डेट लिखी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं डॉलर आपको कब दे दूंगा, 31/12/2015 में दे दूंगा, और इसके बदले आप मुझे कुछ रुपीस दे देना, ठीक है। अब देखिए, however due to the request of importer Mr. X received amount on 28th November 2015। अब हुआ क्या कि जो चीज दिसंबर में मिलनी थी वो 28 नवंबर को ही मिल गई, यानी अप्रोक्सीमेट 1 महीने पहले ही वो डॉलर मिल गए, ठीक है। Mr. X requested the bank to take the delivery of remittance on 30 नवंबर 2015। 28 तारीख को डॉलर मिले, वो पोटली ओटली बांधकर बैग ब्रीफ केस रेडी हुआ उसका 30 नवंबर 2015 तक, ठीक है, यानी बिफोर ड्यू डेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब द इंटर बैंक रेट ऑन 28 नवंबर वॉज एज फॉलोज, ठीक है। अब 28 नवंबर और 30 नवंबर में कोई डिफरेंस ऐसा हम नहीं मान रहे, इसलिए वही रेट्स मानेंगे 28 नवंबर को और वही रेट्स मानेंगे 30 नवंबर को, ठीक है। इन्होंने लेकिन ये रेट्स दिए हुए हैं इंटर बैंक के रेट, ठीक है, ये रेट दिए हुए हैं इंटर बैंक के रेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्पॉट रेट ये है, ठीक है, और 1 मंथ प्रीमियम का रेट ये है, ठीक है। अब आइए, इफ द बैंक एग्रीज टू टेक द डिलीवरी एट एग्रीड रेट ऑफ 65.40, एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है ये कि ओरिजिनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना फ्रेंड्स, ये जो आप पहली लाइन पे आई है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने बैंक से जो सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 65.40 पे किया था। ये पहले से एग्रीमेंट कर लिया था एक्सपोर्टर ने कि जब दिसंबर को मैं आऊंगा तब बैंक जी आप मुझे हर एक डॉलर के लिए 65.540 रुपीस दे दीजिएगा। तो ठीक है, ये तो रेट एग्री था 65.40, इस रेट से एक्सपोर्टर को मिलने थे बैंक से, ठीक है। तो वही नीचे कह रहा है, आप फिर से देखिए, इफ बैंक एग्रीज टू टेक द डिलीवरी एट एग्रीड रेट ऑफ 65.40, कैलकुलेट द नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स, प्रिवेलिंग प्राइम लैंडिंग रेट इज 18%, ओके। तो कह रहा है कि प्राइम लैंडिंग रेट ये है, अब आपको कैलकुलेट करना है,
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं यानी उसको एक डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वैसे मैं यहीं पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको वो शायद पसंद ना आए। तो देखिए, मैं फ्रेश चार्ट ही बना लेता हूँ। ये है हमारा प्यारा सा एक्सपोर्टर, और ये है हमारा कोई बंदा जॉन। एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजे थे जी फॉर गुड्स, और एक्सपोर्टर को मिलने थे $1 लाख जॉन से। कब मिलने थे? कब मिलने थे? आपने देखा होगा, ये लिखा 31/12/2015 को मिलने थे। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 31/12/2015 को मिलने थे, तो हम वहीं पे आ जाते हैं। तो ये मिलने थे 31/12/15 को। और एक्सपोर्टर ने बैंक से क्या कह रखा था? ये है बैंक। बैंक से कह रखा था कि $1 लाख जी ले लेना 31/12 को। एक्सपोर्टर ने कहा था कि बैंक जी आप ले लेना, और बैंक से कहा था आप मुझे दे देना 65.40, ठीक है, 65.40 के हिसाब से दे देना, ठीक है। रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट 18%, ठीक है। अब बैंक के पास जब एक्सपोर्टर आया तो दो चीज़ें होंगी। अब आपको मैंने जो बता चुका हूँ उसी को मैं फटाफट कर सकता हूँ। बैंक दो चीज़ें चार्ज करेगा। क्यों? बैंक को एक्सपोर्टर की वजह से देने पड़े 1 लाख रुपए, $1 लाख के हिसाब से 65.40, ठीक है। तो 65.40 यानी 65,40,000 बैंक की जेब से चले गए, जो कि ये एक्सपोर्टर ना आता तो बैंक के पास रहते। लेकिन बैंक ने जो $1 लाख लिए वो तो बेच भी दिया होगा, तो उससे कितने पैसे आए आज यानी जिस दिन वो आया। तो ये तो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो ये देखिए 30 नवंबर को जो है वो एक्सपोर्टर आ गया था। 30 नवंबर यानी 28 नवंबर और 30 नवंबर में कोई डिफरेंस नहीं मान रहा हूँ। तो हुआ क्या कि ये इंटर बैंक के रेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब इंटर बैंक के रेट तो दिए हुए हैं, और ये देखिए कि ये है बाइंग रेट हमारा, और ये है हमारा सेलिंग रेट, ठीक है। तो 65.22 और 65.27, 65.22 और 65.27। अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस $1 लाख को किसी बंदे को सेल भी तो करेगा, किसी बंदे को यानी इंटर बैंक को बैंक सेल कर देगा। ये है हमारा इंटर बैंक आईबी को, और ये बैंक इंटर बैंक को सेल कर देगा, यानी इंटर बैंक कर लेगा बाय। तो बाय करेगा 65.22 पे, ठीक है, 65.22 पे बाय करेगा, यानी 65,22,000, ओके। यानी आप देख सकते हैं कि बैंक की जेब से 65.40 चले गए, ठीक है। बैंक की जेब से 65.40 चले गए, और बैंक की जेब में आए कितने? 65.22, यानी कि 18, ओके मैं राइट ना, 18,000 रुपए बैंक की जेब से एक्स्ट्रा चले गए, ठीक है। 18,000 रुपये बैंक की जेब से एक्स्ट्रा चले गए, और बैंक इस 18,000 रुपये पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 18% के हिसाब से। अब देखिए 18% के हिसाब से, और 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। अब बोलिए आपकी 1 महीने का, 1 मिनट में देख लेता हूँ कि कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये देखिए, वो आया था एक्सपोर्टर 30 नवंबर को,
30 नवंबर को आया था और ड्यू डेट क्या थी उसकी 31/12। तो नवंबर से दिसंबर एक ही महीने तो हुआ, एक ही महीने तो हुआ, यानी कि जो है 30 दिन हुए। तो होगा क्या, ये बैंक ये कहेगा, ये बैंक एक्सपोर्टर से कहेगा कि एक्सपोर्टर जी यदि आप आज ना आते यानी 30 नवंबर को ना आते तो मैं इस 18,000 को एक महीने तक और अपने पास रखता, ठीक है। लेकिन आपकी वजह से आज 30 नवंबर को ही मुझे ये 18,000 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स समझ रहे हैं, 18,000 रुपए का आउटफ्लो बैंक की जेब से आज ही हो रहा है। अदरवाइज यदि होना भी होता तो ये आउटफ्लो 30 दिसंबर को होता, यानी उसकी ड्यू डेट आने पे होता। तो इसके लिए बैंक कहेगा मुझे एक महीने का ब्याज, एक महीने का ब्याज दो। यदि आप मंथ में नहीं लिखना चाहते तो आप डेज में भी लिख सकते हैं। तो डेज हमारे हुए 31 डेज डिवाइडेड बाय 365 या 360 जैसा भी लेना हो वो आप ले सकते हैं। तो वो आपका आ गया 275 रुपीज़ का लॉस हुआ। ये कहलाया इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, ठीक है। अब दूसरी चीज है, ये तो निकल गया इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स मतलब कि कस्टमर के जल्दी आने की वजह से बैंक की जेब से कुछ आज आउटफ्लो हुआ, जो कि ना होता यदि कस्टमर आज ना आता। तो आखिर में तो आउटफ्लो होना ही था ड्यू डेट पे, लेकिन ड्यू डेट से पहले हो गया ना। तो यानी कि यदि बैंक के पास 18,000 रुपए होते तो बैंक उस पर इंटरेस्ट कमाता, तो ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ बैंक को। तो 275 का इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड आ गया। अब क्या कह रहा है बैंक, बैंक कह रहा है कि मुझे जरूरत थी $1,00,000 की, लेकिन 31 दिसंबर को जरूरत थी और तुम तो आज ही आ गए। तो मैं 31 दिसंबर को जरूरत है, तो मैं अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए इस इंटरबैंक को जो मैंने आज स्पॉट पे सेल कर दिया है, इस इंटरबैंक को मैंने स्पॉट पे मैंने सेल जरूर कर दिया है 65.22 के हिसाब से, लेकिन इसी इंटरबैंक से मैं वापस खरीद लूंगा। मैं देखो वापस खरीद लेता हूँ, ये वापस मैं खरीद लूंगा। और वापस खरीदने की इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो हो रही है, इसको ही हम कहेंगे, ये यहाँ से ये जो हमारी प्रक्रिया है, ये जो हो रही है, इसी को हम कहते हैं स्वैप, ठीक है। तो हुआ क्या, बैंक ने स्पॉट पे सेल कर दिया और फ्यूचर में खरीद लिया। खरीद लिया तो इंटर बैंक ने क्या किया, सेल किया। तो इंटर बैंक ने सेल किया, यानी ये रेट, हमें तो इस रेट पे आना है, लेकिन ये रेट जो है 65.27, ये तो शायद स्पॉट रेट है। हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये 65.27 देखिए, ये रेट तो 28 नवंबर का है हमारा, 28 नवंबर का 65.27 है। इसको यदि 1 मंथ फॉरवर्ड पे लाना है तो इसमें इसका ये प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा, यानी 65.27 प्लस 00.15, 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 65.42। तो आपका होगा क्या, 65.42 नेट इफेक्टिव रेट निकल के आया सेलिंग का। तो ये रेट हमारा एट फ्यूचर में हो जाएगा 65.42। तो बैंक, ये वाला बैंक इस इंटर बैंक से एक महीने बाद वही $1,00,000 परचेज कर लेगा एट द रेट ऑफ 65.42। तो इस बैंक के पास $1,00,000 आ जाएंगे, लेकिन इसकी जेब से 65.42 चले जाएंगे। तो इस बैंक के पास इसकी जेब से जाएंगे कितने, $1,00,000 इंटू 65.42, यानी 65,42,000 इसकी जेब से चले जाएंगे। लेकिन ये 1,00,000, ये जो 1,00,000 है आज तो बेच ही दिया है बैंक ने। तो इस $1,00,000 की वजह से हमारे बैंक के पास आ कितने रहे हैं, 65.22 आ रहे थे ना, 65.22 आ रहे हैं, यानी 65,022,000 इतना आए
इतना बैंक के पास से गए, तो हमको लग रहा है गए ज़्यादा हैं, 0 0 0, ये 2 और 2 ये हमारा कैंसिल हो गया है, 4 - 2 = 2, और ये लीजिए 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का लॉस हो गया। तो स्वैप लॉस जो कहलाया वो यही 20,000 है। तो 20,000 का फ्रेंड्स ये लॉस हो गया, ठीक है। 275 का ये लॉस हो गया था, ठीक है। इसके अलावा बैंक यदि कोई फिक्स्ड चार्ज लगाता है कि अर्ली डिलीवरी पर कोई चार्ज है, तो उस फिक्स्ड चार्ज को भी ऐड कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। तो बैंक जो है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, टोटल पैसे कितने लेगा, टोटल पैसे कितने देगा या लेगा। तो देखिए, ये एक्सपोर्टर जब बैंक को 1 लाख रुपए देगा, तो बैंक को 65.40 के हिसाब से इसे पेमेंट करना था, ठीक है। तो बैंक कहेगा कि भाई साहब, बैंक कहेगा एक्सपोर्टर से 65,40,000 आपको पे करने थे, आप समझ गए ना, 1 लाख को पे करना था 65.40 के हिसाब से। तो बैंक कहेगा एक्सपोर्टर से कि 65,40,000 यानी 65,40,000 एक्सपोर्टर जी, उससे आपको हमें पे करने थे, लेकिन आप ये हमारा लॉस भी तो भरिए, यानी ये 20,000 हम आपको नहीं पे करने वाले, और हम आपको ये 275 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, ये हमारा नुकसान है, ये भी हम आपको नहीं पे करेंगे। तो यानी कि तो फिर हम आपको पे क्या करेंगे, 65,40,000 माइनस 20,000 माइनस 275, यानी ये फिगर आ गई आपकी 65,19,725, इतना हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारा, अब हम सब कुछ यदि एक बार में देखें, तो ये हमारा निकला कि हम उस एक्सपोर्टर को, यानी बैंक को पेमेंट कितना करेगा, बैंक जो है एक्सपोर्टर को कितना पे करेगा, बैंक एक्सपोर्टर को पे करेगा 65,19,725। और यदि वो क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वैप लॉस क्या है, तो स्वैप लॉस 20,000 का हुआ, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड आपका कितना हुआ, 2,275 हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था अर्ली डिलीवरी का कॉन्सेप्ट। यानी कि कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस हमको ये समझना है कि इस अर्ली डिलीवरी के कारण जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, उससे बैंक को कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, और एक्सपोर्टर को कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। मेनली बैंक को 2 ही नुकसान होते हैं। पहला कहलाता है उसका स्वैप लॉस। स्वैप लॉस यानी पुरानी पोजीशन में मेंटेन करना। बैंक को 3 महीने बाद डॉलर मिलने थे, तो अभी भी 3 महीने बाद ही उसको ज़रूरत है, ऐसा मान के चलेंगे। तो जो उससे जल्दी मिल गए उसको आज बेच दो और फ्यूचर में खरीद लो, क्योंकि यदि वो जल्दी ना आता कस्टमर, तो बैंक जो है नॉर्मल तरीके से चलता, तो उसको दिसंबर में ही डॉलर मिलते। तो उस स्वैप डिफरेंस के कारण, उस एक्सचेंज के कारण स्पॉट पे सेल किया और फ्यूचर में बाय किया, उसके कारण बैंक को जो लॉस हुआ उसको आप लिखिए, वो हमारा स्वैप डिफरेंस है। और कस्टमर ने हमें आज करेंसी दी जिसे हमने स्पॉट पे सेल कर दिया, ठीक है। तो उसके कारण जो हमारा आज एक्स्ट्रा पेमेंट चला गया, वो न जाता, यदि ड्यू डेट पे जाता तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा पेमेंट रखा रहता, ठीक है। तो हमें उतने दिनों का इंटरेस्ट नहीं मिला। उस इंटरेस्ट का पेमेंट भी कौन करेगा, वो बंदा करेगा जिसने अर्ली डिलीवरी की है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था। बाकी आप निकाल सकते हैं कि नेट आउटफ्लो कितना हुआ, वो जो भी लॉस है बैंक ऑब्वियसली अपने एक्सपोर्टर से ही रिकवर करेगा। तो लॉस को टोटल जितना एक्सपोर्टर को बैंक को देना था, उसमें से वो लॉस घटा देगा, स्वैप लॉस भी, और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड जितना रिड्यूस करने के बाद, ये सब रिड्यूस करने के बाद जो राशि बचेगी वो एक्सपोर्टर को बैंक दे देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।